Okay, so what do you mean by a galvanometer? First, we need to understand that galvanometer is a device which is used to measure the amount of current flowing in the conductor as well as the direction of the current flowing in the conductor. तो सपोज मेरे पास अगर एक वायर है और इसमें से मेरे को पता करना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं इसके बीच में लगाऊंगा गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर पोलर डिवाइस नहीं होता है. अगर हम एमीटर की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, एमीटर में नहीं होता है. ठीक है, तो मतलब यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल होगा. बाकी हमारा पोटेंशियो वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, दीज आर व्हाट यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस. मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो अलाउ करेगा, बाकी दूसरे में नहीं करेगा. तो एमीटर क्या होता है? सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इट शोज द डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन. आई डोंट नो विच डायरेक्शन, बट वी आर पॉइंटिंग आउट फ्रॉम जीरो टू सम अदर पॉइंट. ठीक है, उसके बाद अगर करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज होता है तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में भी करंट का डायरेक्शन चेंज करेगा, शो करेगा. ठीक है, अब दूसरी बात ये होती है कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है. प्रिंसिपल क्या होता है? हम लोग अभी इत्यादि से अभी लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑन अ कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं अगर एक कॉइल रख दिया था, ठीक है, कॉइल रख दिया था, तो इसमें से कॉइल में से अगर करंट फ्लो होता है, इस कॉइल में से अगर करंट फ्लो होता है, ये नॉर्थ साउथ पोल है, नॉर्थ साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये कंडीशन कैसा हो गया? एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के कारण क्रिएट हो रही है, उसके बीच में मैंने कॉइल रख दिया और कॉइल में से क्या फ्लो हो रहा है? करंट. तो ये कंडीशन कैसा हो गया? एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? दो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है, तो क्या होगा? इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा. क्यों? क्योंकि दो डायरेक्शन का फोर्स है. हम लोग देख लेते हैं कितना प्रोड्यूस होगा. टाउ इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला आया था? एम वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, जहां पर एम जो था मैग्नेटिक मोमेंट था, मैग्नेटिक क्या मोमेंट, MOMENT, और उसका वैल्यू क्या था? कितना आया था? वही मैग्नेटिक NIBA, सॉरी नॉट BA, NIA और वेक्टर बी करके. ठीक है, तो इसको हम वेक्टर एम बोले थे, स्मॉल एम करके. तो इतनी वैल्यू थी NIBA और साइन थीटा, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं शो करते हैं तो. ठीक है, तो NIBA साइन थीटा करके मेरा टॉर्क एक्टिंग ऑन द दिस. तो यहाँ से क्या समझ आया? अगर एक मेरे पास कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क, रोटेटिंग इफेक्ट. बस यही चीज को हम क्या करेंगे? दूसरा चीज और समझना क्या है, ये जो टॉर्क है ये किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फॉर्मूला को देख करके बताओ मेरे को जल्दी, फॉर्मूला को देख के बताओ, ये टॉर्क किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फॉर्मूला क्या है? NIAB साइन ऑफ थीटा. ठीक है, N कांस्टेंट, I कांस्टेंट, A कांस्टेंट. N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल. L into B था. अगर हम डेरिवेशन में पीछे जाएंगे तो देखना, ये L ऑफ द कॉइल था, ये था क्या? ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल. तो L into B एरिया आया. वो कॉइल हमने फिक्स्ड बनाया है, तो A भी कांस्टेंट. बस क्या रहा है? ये करंट. ये करंट क्या है? जो कॉइल में से फ्लो हो रहा है. तो करंट में अगर कॉइल में से फ्लो होने वाला करंट बढ़ा, तो ये टॉर्क कैसा दिख रहा है? करंट के ऊपर कैसा दिख रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. करंट बढ़ा तो टॉर्क भी बढ़ेगा. टॉर्क बढ़ेगा का मतलब क्या हुआ? ये कॉइल है, इसके ऊपर इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, इसमें से कोई टॉर्क लग रहा था, करंट बढ़ गया तो जितना टॉर्क से वो घूम रहा था वो ज्यादा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. तो इट विल रोटेट मोर विगरसली. ये चीज समझ आया? ठीक. और किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है भाई? टॉर्क. टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. किसकी मैग्नेटिक फील्ड? जो फिक्स्ड मैग्नेट के कारण प्रोड्यूस हो रहा था. तो टाउ आल्सो प्रोपोर्शनल टू बी. ठीक है, और ये थीटा तो हमको पता ही है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज देखो ये अपना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो ये कॉइल का कोई भी एरिया फील्ड से इंटरसेक्शन में नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है. और इस कंडीशन में मैक्सिमम है. ठीक है, इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स का कंसेप्ट याद करो. मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया. ये है एरिया आपका, ये एरिया. मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसा. इस कंडीशन में इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं पास हो रही है. हम इसको ऐसे रोटेट करते रहेंगे तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है. इस कंडीशन में मैक्सिमम आ गई, पूरी फील्ड पास हो रही है, फ्लक्स ज्यादा, टॉर्क ज्यादा.
और इसके बाद फिर कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्सो यहाँ पर साइन थीटा के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब साइन थीटा से सब चीज समझ आ जाता है, वो वैल्यू 1 0 से लेके 1 तक बढ़ेगी, 1 से फिर कम होगी 0, फिर 0 से वापस नेगेटिव, फिर वापस साइनसॉइडल पर फॉलो करेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर गया। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से ही समझ में आना चाहिए। देखो उल्टा यहाँ से समझो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, फिक्स्ड कॉइल रखा, कॉइल को अगर मैं छोड़ दूं घूम भाई तू करके टॉर्क लगाएगा तो, ठीक है, तो क्या होगा, कॉइल घूमेगा। अब इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड अगर मैं सपोज, देखो ये अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, समझ में आएगा कि हाउ डज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क। अभी क्या समझ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कॉइल रखे हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, और वो टॉर्क के कारण हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं देखेंगे, ठीक है। Okay, so in the figure over here on the board you can see that a schematic diagram for a moving coil galvanometer along with its important parts is shown. Let us discuss what are its important parts, ठीक है। सबसे पहला important part इसके दो चीजें होती हैं। पहला फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट मतलब जो मैग्नेट मेरा परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऐसे करके प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ना एक्चुअल में हम लोग जो डायग्राम में बनाए थे वो ऐसा बनाए थे, मतलब ये तो दो बार मैग्नेट के एंड हो गए ऐसे करके, तो इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ठीक है। तो क्या होगा, जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जा रही है तो कैन हैपन कि मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल, ये वाले रीजन में ना ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए, है ना, उसका एक पर्टिकुलर टर्म होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, इस चीज का मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ये जो मैग्नेट होता है उस मैग्नेट के शेप को ऐसा कर्व बनाया जाता है। कर्व होने से फायदा क्या होता है, डायग्राम देखो, सपोज ये कॉइल यहाँ पर रखा हुआ है ना, हम टॉप व्यू देख रहे हैं भाई, है ना, टॉप व्यू, ये कॉइल को मैं ऊपर से देखूंगा तो ऐसे लाइन दिखेगी, और ऊपर से जब ये मैग्नेट को मैं देखूंगा तो ऐसा मैग्नेट दिखेगा कि नहीं, देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये देखो ऊपर से देखूंगा तो ऐसी दिखेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जाता है, ये दे जाने दो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है इधर, फिर यहाँ पर भी देखो नॉर्थ से साउथ दिख रहा है। तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से कहां से होके जा रहा है, इधर से कंसंट्रेट हो रहा है भाई, बीच की तरफ दिख रहा है आपको, है ना, पूरा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से होकर के जा रहा है, मींस पासिंग थ्रू द कॉइल। तो ये कर्व करने का क्या होता है, फायदा ये होता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज कंसंट्रेटेड ऑन द पॉइंट वेयर वी वांट टू फोकस इट, ये कॉइल के ऊपर फोकस कर दिया जा रहा है, ठीक है, ये फायदा होता है उसका। अब इसके बाद ये फील्ड मैग्नेट हो गए, दूसरा रखा होता है मेरा कॉइल, ये देखो छोटा सा कॉइल बढ़िया ग्रीन कलर में दिख रहा है इधर पे कॉइल, ठीक है, कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल बना रहे हैं आपके समझने के लिए। इसमें से करंट हम अलाउ करते हैं, कैसे अलाउ करेंगे, इस कॉइल को एक स्टैंड पर एसोसिएट किया जाता है, कुछ ऐसा करके, ठीक है, ऐसे करके, ओके, और इस पे कॉइल फंसा हुआ है, इसको ऐसा पकड़ लिया, अब इसमें कॉइल लगा है, ये कॉइल इस रॉड के या पतला सा जो स्प्रिंग होता है इसके सहारे टिका हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही इस कॉइल में मैं इन टर्मिनल्स की मदद से करंट फ्लो करूंगा तो करंट का एक डायरेक्शन मिलेगा, और उस करंट के डायरेक्शन के हिसाब से उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो ये कॉइल क्या होगा, सपोज दिस इज द कॉइल विच इज अटैच्ड विद दिस, वो क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, तो इस पिन को भी या जो भी पतला सा पार्ट है उसको भी रोटेट करेगा साथ में, और उस रोटेटेड पिन के साथ क्या ज्वाइंट है, मेरा पॉइंटर, समझ में आ रही बात, पॉइंटर जो गैल्वेनोमीटर में इधर उधर होता है, और मिडिल पॉइंट पर कहां पर होता है, 0 पॉइंट पर, मतलब जब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अभी इसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ वैल्यू बता रहा है, ठीक है। अब आती बात कहां पर, इसको पॉइंट करने के लिए ना, इसको पकड़ के रखने के लिए क्या करते हैं, दो तरफ से सपोर्ट देना है, और प्लस क्या होगा, ये तो अपने वर्किंग के जीवन भर घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, मतलब ये जो पिन है दिस इज सब्जेक्टेड टू लॉट मेनी रोटेशन। तो अगर ये पार्ट और ये पार्ट तुमने प्लास्टिक का बना दिया या कोई सॉफ्ट मटेरियल से बनाया, तो ये इसके ऊपर सपोर्टेड है, ये इसको घिस घिस के क्या करेगा, उसके अंदर जगह बना देगा, और फिर क्या होगा, इट कैन वियर आउट। तो क्या करते हैं, ये दो पार्ट को ना बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाते हैं, ब्रिटल मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मटेरियल, जो कि ना स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट मतलब टफ होता है, टफनेस अब बाद में पढ़ेंगे मतलब, तो बॉडी में टफनेस करके वो घिसता नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ज्वेल बेयरिंग। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गैल्वेनोमीटर का, जिसके हिसाब से आप कभी भी लैब में जाओगे देखोगे गैल्वेनोमीटर, मतलब आपका जो डिस्कार्डेड पोर्शन है, तो वोल्ट मीटर कम दिखेगा, एम मीटर कम दिखेगा, ये जल्दी खराब नहीं होते, सबसे ज्यादा पढ़ देते हैं गैल्वेनोमीटर, क्यों,
क्योंकि बच्चे लोग आते हैं और तुरंत करंट लगाते हैं, उसमें से जितना उसका लिमिट नहीं उससे ज्यादा चले जाता है, फिर क्या होता है? तो डिस्ट्रॉय क्या होता है उसमें? मैग्नेट खराब नहीं होता, कॉइल खराब नहीं होता, जेल बेरिंग खराब नहीं होती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ नहीं खराब होता। होता क्या है, इसके अंदर लगी होती है, क्या नाम है भाई इसका, एयर स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर लगा होता है, ये हम नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे गोला बना लो और यहाँ पे सीधा नाम बता दो, एयर स्प्रिंग। ये रॉड के ऊपर बना लेना स्प्रिंग। इसका काम क्या है ये समझना जरूरी है। ठीक है, एयर स्प्रिंग। देखो, जब मैंने कॉइल में से करंट पास किया, कॉइल में से करंट पास किया तो कॉइल रोटेट हुआ। ठीक है, अब रोटेट हुआ तो एक पिन को, इसको भी साथ में रोटेट लेके रोटेट हुआ, तो इसको कहीं ना कहीं तो जाके रुकना है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं तो जाके रुकना पड़ेगा, और रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने जो फोर्स लगाया वो मैग्नेटिक फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो रोटेट हुआ, तो मैं इसको क्यों ना बोलूं एक्टिंग टॉर्क। एक्टिंग टॉर्क, क्या बोलूं? एक्टिंग टॉर्क। कौन लगाया? मैग्नेटिक फील्ड के में जब रखा हुआ करंट जिस कारण कॉइल में से फ्लो हो रहा है वो फ्लो होता है, तब इसके ऊपर एक्टिंग टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये रोटेट हुआ वो, तो उसको कोई रोकना भी है तब जाके तो कहीं पर आके रुकेगा नहीं, तो वो आगे तक चला जाएगा इधर। मतलब हल्का सा भी करंट फ्लो हुआ तो 6 रीडिंग बताएगा, और कम भी हुआ तो पूरा आगे तक चला जाएगा, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। सो टू प्रिवेंट दैट मोशन वेरी एब्रप्टली, देयर इज ए स्प्रिंग अटैच्ड ऑन दिस पिन। वो स्प्रिंग क्या करता है, इसके रोटेशनल इफेक्ट को कम करने के लिए लगा होता है। ठीक है, वो चाबी भरने वाली गाड़ियां देखी हो, है ना, उसमें एक ना स्प्रिंग, हम क्या सोचते हैं स्प्रिंग हमेशा ऐसा होता करके, ये ऐसा स्प्रिंग नहीं होता। ठीक है, उसमें ना स्प्रिंग ऐसा होता है, देखो एक रॉड है, ठीक है, और उससे एसोसिएटेड ऐसे करके एक पतली सी स्ट्रिंग जुड़ी होती है। इसको मैं अगर ऐसे घुमाऊंगा तो ये स्प्रिंग को ना लेके ऐसा घूमेगा और ये स्प्रिंग छोटा हो जाएगा, ऐसे करके टाइट हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा, फिर जब मैं रिलीज करूंगा तो धीरे धीरे करके खुल के अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ एक पतला सा, बहुत पतला महीन स्प्रिंग जो होता है यहाँ पर लगा होता है, इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। वो क्या करता है, अभी स्प्रिंग इसको पकड़ के रखा है, अब ये ऐसा घूमा तो क्या होगा, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उस मेंटेन करने के लिए जो एक्टिंग टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, उसको वापस घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ आई बात? तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग। व्हाई रिस्टोरिंग? रिस्टोरिंग इन द सेंस the spring is trying to bring it to its original position, that is zero। मतलब वो नल डिफ्लेक्शन पर लाने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो भाई एक्टिंग टॉर्क किसने दिया? मैग्नेटिक फील्ड ने दिया, है ना, और रिस्टोरिंग टॉर्क किसने दिया? ये हेयर स्प्रिंग ने दिया। अब ये हेयर स्प्रिंग जो है बहुत ध्यान से कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेट का मतलब वो बना ही होता है कि इतने वैल्यू तक का करंट को रहेगा, उसके बाद वो टूट जाएगा, पतला सा रहता है। आप इमेजिन करो कि उस स्प्रिंग को बनाना है ऐसे ताकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के रोक दे पॉइंटर को। ठीक है, तो जिस सपोज अब स्प्रिंग भी बच गया, तुमने लिमिट में करंट लगाया करा, तो जैसे ही वो जीरो से आगे बढ़ा, जिस पॉइंट पर आकर के रुक रहा है, जैसे ही पॉइंटर जीरो से हट करके किसी पॉइंट पर आकर के रुकता है, ठीक है, किसी पॉइंट पर बताता है, उस कंडीशन में ये जो एक्टिंग टॉर्क है जो इसको इधर घुमा रहा है, ठीक है, जो इसको इधर घुमा रहा है, वो किसके बराबर होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क के, जो उसको वहां ले जाना चाहता है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में आया। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज अ पॉइंट व्हेन गैल्वेनोमीटर इज शोइंग सम रीडिंग, वी कैन से द एक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं अपना फॉर्मूला निकाल लूंगा। क्या चीज का फॉर्मूला निकालना है इसके अंदर? करंट की वैल्यू के लिए। ठीक है, करंट का वैल्यू कितना होता है वो करके। ओके, चलो, तो ये एक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ओके, सो नाउ विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दैट विल बी डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, तो जब हमारा करंट कॉइल में से फ्लो होता है तो उसके हिसाब से उसके ऊपर टॉर्क लगता है, तो वो एक्टिंग टॉर्क हो जाएगा। जैसे ही एक्टिंग टॉर्क लगना शुरू हुआ तो रिस्टोरिंग टॉर्क वो स्प्रिंग देना शुरू कर देगा। दैट रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू दी टॉर्क व्हिच इज गिवन बाय दी करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क को हम सीधा टाउ बोल रहे हैं, और दूसरा जो रिस्टोरिंग स्प्रिंग दे रहा है उसको रिस्टोरिंग टॉर्क बोल रहे हैं, टाउ रिस्टोरिंग। तो जिस भी कंडीशन पर आकर के हमारा पॉइंटर रुकेगा वहां पर टाउ इज इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग हो जाएगा। टाउ रिस्टोरिंग, सबसे पहले टाउ की बात करते हैं, दैट इज टॉर्क which is experienced by a coil placed in the magnetic field। हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, क्या था वो?
NIBA sin थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल था? करंट और क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वो था करंट एलिमेंट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डालेंगे sin 91 हो जाएगा, बचेगा कितना NIBA, और NBA I करके याद कर सकते हैं, क्यों? NB और A कांस्टेंट है, I के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब टाउ रिस्टोरिंग मींस द स्प्रिंग व्हिच इज हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ K। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हाई होता है वो ज्यादा रिजिड स्प्रिंग होता है, वो कम मतलब उसमें रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा डेवलप होती है, वो रिजिड होता है, बहुत क्या बोलते हैं एक्सटेंशन ले नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन इट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के अल्फा हो गया, एंड दैट के इज व्हाट? स्प्रिंग कांस्टेंट ओवर देयर। स्प्रिंग कांस्टेंट हाई होगा तो स्प्रिंग रिजिड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट काफी कम होता है। वहां से हम लोग एंगुलर डिफ्लेक्शन अल्फा के लिए सॉल्व कर देंगे, तो वैल्यू आएगी अल्फा इज इक्वल टू एनबीए अपॉन के टाइम्स आई। तो यहाँ से देखो एनबीए अपॉन के कांस्टेंट आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? एंगुलर डिफ्लेक्शन अल्फा।